नमस्कार। दिव्य आईएएस एकेडमी जबलपुर की इस चैनल में, यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ अंग्रेजी की सामान्य जानकारी को लेकर, क्योंकि अंग्रेजी का जो हव्वा है सर पर चढ़कर बोलता है। तब मैंने कुछ टेबल और कुछ फार्मूले आप लोगों के लिए लाया है। निश्चित रूप से आप लोग एक बार देखेंगे और मैं समझता हूँ कि इसके बाद में आप अंग्रेजी को सरल बोलना शुरू कर देंगे। ये देखिएगा, सबसे पहले ये टेबल देखिए एडिशनल वर्ब की। एडिशनल वर्ब की टेबल मैंने बनाया हुआ है। एडिशनल वर्ब जो होती है दो प्रकार की होती है। पहली टू बी वर्ब और दूसरी जो वर्ब है वो मॉडल्स के रूप में मैंने दो भागों में इसको विभक्त किया है। टू बी वर्ब जो है उसमें इज, एम, आर, वास, वर, हैज, हैव, हैड। टू बी वर्ब में ये वर्ब मैंने सहायक क्रिया मैंने लिया है। और जो मॉडल्स है उसमें विल, सेल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट टू। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप अंग्रेजी में कोई भी वाक्य लिखते हैं तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है और दूसरा वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। कम से कम आपको सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत वाक्य बनाने में लगती ही है। सब्जेक्ट में आप नाउन प्रोनाउन को ले सकते हैं और वर्ब दूसरे स्थान पर वर्ब होती है। तो कई बार हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, उसमें बहुत गड़बड़ी करते हैं। वो मैंने बताने की कोशिश किया है। कई बार हम जो सहायक क्रिया होती है और मुख्य क्रिया होती है तो उनका उपयोग भी हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ये टेबल को देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इज, एम, आर, वास, वर, हैज, हैव, हैड, इनके बाद अगर मेन वर्ब आएगी तो कैसे आएगी, और विल, सेल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इनके बाद अगर मेन वर्ब आएगी तो कैसे आएगी, ये मैंने बताने की कोशिश किया है। तो देखिएगा, टू बी वर्ब को ताकतवर कहा गया है। टू बी वर्ब को ताकतवर कहा गया है। टू बी वर्ब को ताकतवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसी वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है, जो बिना मुख्य क्रिया के भी वाक्य बना लेती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इट इज़ अ टेबल, हम एग्जाम्पल के लिए ऐसा लिख सकते हैं, इट इज़ अ टेबल। इट इज़ अ टेबल में आप देखिएगा, इट इज़ अ टेबल में देखिए सहायक क्रिया का प्रयोग तो हुआ है परंतु मुख्य क्रिया का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। और देखिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये ताकतवर होती है क्योंकि ये बिना मेन वर्ब के भी वाक्य बना लेती है। और दूसरी चीज़, अगर इनके बाद में, ये सहायक क्रियाओं के बाद में अगर मेन वर्ब आएगी, इनके बाद में मेन वर्ब भी आ सकती है। अगर मेन वर्ब आएगी तो मेन वर्ब केवल आईएनजी फॉर्म में आएगी या थर्ड फॉर्म में आएगी, ये भी पत्थर की लकीर है। इसके अलावा इन सहायक क्रियाओं के बाद में जो मेन वर्ब है और किसी रूप में नहीं आ सकती। यस वाले रूप में नहीं आ सकती, थर्ड फॉर्म में नहीं आ सकती, सेकंड फॉर्म में नहीं आ सकती, केवल फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आता। इसके बाद में केवल आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म आएगा। हैज, हैव, हैड के बाद में केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। हैज, हैव, हैड भी ताकतवर है, ये स्वयं खुद भी वाक्य बना सकती है। जैसे आई हैव टू हैंड्स, बिना मेन वर्ब के भी हम वाक्य बना सकते हैं। परंतु अगर मान लो हमें मुख्य क्रिया की ज़रूरत इसमें पड़ती है तो थर्ड फॉर्म का ही हम उपयोग करेंगे। परफेक्ट टेंस में हम प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर चलते हैं मॉडल्स की ओर। तो मॉडल्स की ओर जो है, मॉडल्स में
एक चीज़ हम आपको बता दें कि टू बी वर्ब जिस प्रकार से ताकतवर होती है, मॉडल्स लंगड़ी होती है। मॉडल्स जो है वो लंगड़ी होती है। लंगड़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि विल, सेल, ये सारी जो मॉडल्स है, इनके पश्चात आपको मेन वर्ब को लगाना बहुत ज़रूरी है। बिना मेन वर्ब के आप मॉडल्स का प्रयोग नहीं कर सकते। इनके बाद में हर हाल में आपको वर्ब का शुद्ध रूप, पहला रूप आपको लगाना ही पड़ेगा, जिसको हम बैसाखी भी कह सकते हैं। तो जो मॉडल्स है वो लंगड़ी होती है और उनके पश्चात अगर मेन वर्ब आएगी तो आईएनजी रूप कभी नहीं आएगा, यस यस वाला रूप कभी नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म बिल्कुल नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही इसके बाद में आएगा और वो बैसाखी का काम करेगा। मैं समझता हूँ इतनी ही बात इसमें बताने की है। अब मैं दूसरी स्लाइड की ओर चलता हूँ। अब दूसरी स्लाइड में देखिएगा, मैंने पर्सन और केस बताया है। असल में पर्सन और केस जो है, आप लोग जब टेंस चेंज करेंगे, वॉइस चेंज करेंगे, तब आप पर्सन और केस का उपयोग करेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। जो पर्सन और केस का उपयोग हम करते हैं, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, यू, सेकंड पर्सन में ही, सी, इट और दे जो है वो थर्ड पर्सन में है। इसमें केस तीन प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। इनके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जो नॉमिनेटिव केस है, ये सब्जेक्ट, जब हम किसी वाक्य को प्रारंभ करते हैं तो सब्जेक्ट में इनका प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट बनाने के लिए आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे इनका प्रयोग हम करते हैं। साथ ही अगर मान लो ऑब्जेक्ट के रूप में हमको प्रयोग करना हो, वॉइस चेंज करते समय हम लोग प्रयोग करते हैं तो आई कमी बना देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट अगर बनाना हो तो ऑब्जेक्ट के रूप में ये जो प्रोनाउन है ये काम करते हैं। और पजेसिव केस, पजेसिव से आप समझते हैं, पजेसिव मतलब किसी चीज़ को अधिकार में करना, अपने अधिकार में करना। तो ये जो है ये एडजेक्टिव के जैसे काम करता है। जैसे माई है तो माई से काम नहीं चलेगा। माई के बाद में आपको माई सिस्टर, मेरी बहन, माई ब्रदर, माई हाउस, माई टाउन, इस प्रकार कुछ न कुछ इनके बाद में आप लगाएंगे तभी ये इनका प्रयोग होता है। ये स्वतंत्र रूप से इनको सब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। इनके साथ में आपको नाउन जोड़ना पड़ेगा, तब कोई मीनिंग इनकी निकलेगी। तो ये हो गया पर्सन एंड केस। अब इसके बाद में तीसरी टेबल जो है वो ये है कि अगर मान लो सहायक क्रिया है, सहायक क्रियाएं अगर प्रेजेंट में है, इज तो पास्ट में वास हो जाएगी, एम है तो वास हो जाएगा, आर है तो वर हो जाएगा, हैस है तो हैड हो जाएगा, हैव है तो हैड हो जाएगा, गो का वेंट हो जाएगा, गोस का वेंट हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, जिनको प्रारंभिक ज्ञान नहीं है उनके लिए ये टेबल है, तो देख लीजिएगा। और इसके बाद में देखिए, मैंने सब्जेक्ट के मान से जो वर्ब है, कौन से सब्जेक्ट के मान से कौन सी वर्ब आएगी, ये टेबल को देख के ही आप बिल्कुल हिसाब लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल में देख के ही पूरा समझ में आता है कि ही गोस होगा, सी गोस होगा, इट गोस होगा, राम गोस होगा, आई गो होगा, यू गो होगा, दे गो होगा। उसी प्रकार है सेव का प्रयोग करना है तो कौन सा सब्जेक्ट होगा तो किसका प्रयोग होगा, दी सेम वे, इज, एम, आर का प्रयोग हमने देखा है, वास, वर का प्रयोग भी हमने देखा है। और हैड और वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो तो उसका विकल्प है नहीं है, तो हैड का प्रयोग हर सब्जेक्ट के बाद में आप कर सकते हैं। वर्ब के सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आप देखिए टेबल फॉर नंबर। अच्छा, नंबर पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अक्सर जो लर्नर होते हैं वो गड़बड़ी ये करते हैं कि खासकर इज का आर बहुवचन होगा, एम का आर बहुवचन होगा, वास का वर होगा, गोस का गो होगा। यहाँ पर आप लोग ज़रूर कंफ्यूज होते होंगे, यहाँ पर आप लोग ज़रूर गड़बड़ी करते होंगे। यहाँ देखिए, गोस का
गो होता है। वहीं पर देखिए अगर मान लो वर्ब है तो गोस एक वचन में है और गो बहुवचन में है, गो बहुवचन में है। और बॉक्स जो है वस्तु है, नाउन है, नाउन जो है वो एक वचन में है तो इसमें यस यस नहीं लगा है, जबकि हम उसको जब बहुवचन बनाते हैं तो बॉक्सेस हो जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल जस्ट उल्टा है, वर्ब मेन वर्ब में यस यस लगाओ तो वो सिंगुलर बनती है और वो नहीं लगाओ तो वो प्लूरल बन जाती है। और देखिए उसी प्रकार अगर मान लो हम कुछ प्रोनाउन के प्रयोग करें तो ही, सी, इट का अगर बहुवचन आपको चाहिए हो तो तीनों के लिए दे का प्रयोग हम करते हैं। हैज़ का है होता है आप जानते ही हैं, हैड तो हैड ही होता है। इस प्रकार से हमने नंबर की टेबल देख लिया और सारी टेबल देख के हो गई। अब मैं कुछ टेंस के बारे में एक खास सेंटेंस ले रहा हूँ। अगर टेंस मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, परंतु तीनों के चार चार भेद होते हैं। सिंपल टेंस और दूसरा होता है परफेक्ट टेंस और तीसरा होता है कंटिन्यूअस टेंस, और जो तीसरा होता है और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप इनके सामने प्रेजेंट लगाते जाइए तो प्रेजेंट के चार प्रकार बन जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। दी सेम वे अगर यहाँ पास्ट लगा देते हैं तो पास्ट के चार प्रकार हो जाएंगे, फ्यूचर लगा देते हैं तो फ्यूचर के चार प्रकार हो जाएंगे। और एक बात आप ध्यान रख लीजिए, अगर आप सिंपल टेंस की बात कर रहे हो तो सिंपल टेंस के बारे में बता दें, इंडेफिनेट टेंस भी इसे कहते हैं। इंडेफिनेट टेंस में दुनिया का एक ऐसा टेंस है इंडेफिनेट टेंस जिसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। सहायक क्रिया का प्रयोग केवल नहीं होता तो इंडेफिनेट टेंस में नहीं होता। और इंडेफिनेट के अलावा बाकी समस्त टेंसों में हम जो है टेंस में हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते ही हैं। तो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आई गो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। आई गो सहायक क्रिया नहीं है, सहायक क्रिया नहीं है तो सिंपल टेंस होगा। और आई वेंट अगर कर दे इसमें भी सहायक क्रिया नहीं है, यानी कि ये सिंपल टेंस है। अगर मान लो हम आई विल गो कर दे तो इसमें भी सहायक क्रिया नहीं है, इसलिए इंडेफिनेट टेंस होगा। मगर यहाँ तो विल सहायक क्रिया है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंपल टेंस के बारे में जैसे मैंने बताया कि बिना सहायक क्रिया से बनने वाला अगर कोई टेंस है तो वो सिंपल टेंस है। परंतु फ्यूचर टेंस की मजबूरी है, विल या सेल जरूरी है। फ्यूचर टेंस की मजबूरी है, विल या सेल जरूरी है। ये मजबूरी है इसलिए हमको विल लगाना पड़ा, अन्यथा सिंपल टेंस में तो सहायक क्रिया होती ही नहीं है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो विल या सेल का प्रयोग हम करते हैं। तो विल या सेल को मैंने नंबर 1 टेबल में बताया था कि वो मॉडल्स के अंतर्गत विल या सेल है। तो आपको शुद्ध वर्ब का शुद्ध पहला रूप यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बैसाखी का काम करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊं, ही विल गो होगा। कई लोग ही के कारण गो को गोस करने की कोशिश करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि विल मॉडल है, मॉडल के बाद में शुद्ध पहला रूप, उसमें यस यस और आईएनजी नहीं चलेगा।
इतनी सी बात है सिंपल टेंस में, सारे सिंपल टेंस। हाँ, और एक चीज़ और, अगर सिंपल टेंस है, बिना सहायक क्रिया के वो टेंस है, तो आपको ये देखना है कि वो प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट सिंपल। ये देखने के लिए आपको जो मुख्य क्रिया है उसका अगर आपने पहला रूप देख लिया तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर उसमें आपने दूसरा रूप देख लिया तो वो पास्ट सिंपल है, पहचानने के लिए। सिंपल टेंस बिना सहायक क्रिया के, विल या सेल मजबूरी है फ्यूचर टेंस की, इसलिए हमने यहाँ पर प्रयोग किया। ये बात हो गई। अब आप देखिए, अब ये देखिएगा, अब मैं दूसरे टेंस की बात कर रहा हूँ, परफेक्ट टेंस की। अब मैं परफेक्ट टेंस की, परफेक्ट टेंस के लिए आप केवल इतना याद रख लीजिए, या तो हैज चाहिए, या हैव चाहिए, या हैड चाहिए, और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। इतनी चीज़ आपको ज़रूरी है। अगर इतना आपने देख लिया तो वो परफेक्ट टेंस है। इसमें अगर मान लो थर्ड फॉर्म भी नहीं है तो वो परफेक्ट टेंस नहीं होगा। तो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जैसे आई हैव गॉन, ही हैज़ गॉन, दे हैड गॉन, दे will have gone। अब ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने तीनों टेंसों को लिख दिया है। हमेशा सहायक क्रिया को देख के आप टेंस का हिसाब लगाइएगा। मैंने उसकी टेबल भी पीछे में आपको बताया है कि प्रेजेंट टेंस में कौन सी सहायक क्रिया होगी और पास्ट टेंस में कौन सी सहायक क्रिया होगी। तो सहायक क्रिया को देख के हिसाब लगाइए। ये हैव प्रेजेंट टेंस की है, हैज़ प्रेजेंट टेंस की है, तो ये दोनों प्रेजेंट टेंस है और थर्ड फॉर्म है ही। हैज़, हैव, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, मतलब ये परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये हो गया। हैड ने कहा पास्ट टेंस है, इसलिए पास्ट परफेक्ट हो गया। और यहाँ पर देखिएगा, विल ने कहा फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर के बाद में हैव और फिर गॉन है, तो हैव, हैज़, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, मतलब परफेक्ट टेंस हो गया। विल देखने को मिल रहा है, तो विल ने कहा फ्यूचर टेंस है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ने कहा परफेक्ट टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। एक चीज़ यहाँ पर और देखिएगा कि ये जो हैव है, इस हैव ने विल जो मॉडल है उसके लिए बैसाखी का काम भी किया है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ये हैव के भी तीन रूप होते हैं, हैव, हैड, हैड। अगर जिस प्रकार से हम गो को गोस लिखते हैं, गो को गोस लिखते हैं, उसी प्रकार ये जो हैस है वो हैव का या सी एस वाला फॉर्म है। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी विल के बाद में हैव तो आप लगाएंगे नहीं, शुद्ध पहला रूप आपको विल की बैसाखी बनाना पड़ेगा। तो हैव ने विल की बैसाखी का काम भी किया है और परफेक्ट टेंस को भी संभाल लिया है, थर्ड फॉर्म है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। तो हम आराम से पहचान सकते हैं सहायक क्रिया को देख के कि ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब है और थर्ड फॉर्म है, तो परफेक्ट टेंस के लिए हैव, हैज, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये परफेक्ट टेंस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं कंटिन्यूअस टेंस बताता हूँ। कंटिन्यूअस टेंस भी बहुत सरल है। कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस टेंस में केवल आईएनजी, वर्ब में आईएनजी की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी वाक्य में आईएनजी देख लें वर्ब के रूप में तो वो कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ।
हाँ, एक बात और बताने की है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इंडेफिनेट टेंस होता है या सिंपल टेंस होता है, दुनिया का केवल एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें सहायक क्रिया नहीं होती, बाकी समस्त टेंस में सहायक क्रिया होती है, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में भी सहायक क्रिया होगी। और जो नंबर 1 की टेबल में मैंने आपको बताया भी था कि इज, एम, आर, वास, वर, इनके बाद में अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। तब एक वाक्य मैं लिख रहा हूँ, आई एम गोइंग, तो ये आईएनजी ने कहा कंटिन्यूअस टेंस है। और चूंकि ये इंडेफिनेट टेंस है नहीं है, सिंपल टेंस है नहीं है, तो सहायक क्रिया तो आपको लगाना ही पड़ेगा। दी सेम वे, अगर मान लो मैं यहाँ पर आई वाज गोइंग कर दूँ तो ये कंटिन्यूअस टेंस होगा। आपने सहायक क्रिया को देख के हिसाब लगा लिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सहायक क्रिया को देख के ही टेंस का हम हिसाब लगाते हैं, उसकी टेबल मैंने बना के बता भी दिया है। और ये देखिए, आई विल या सेल का प्रयोग करते हैं हम, आई विल गोइंग, इस प्रकार से हमको करना पड़ेगा, क्योंकि विल या सेल फ्यूचर टेंस की मजबूरी है, तो फ्यूचर टेंस के लिए विल या सेल का प्रयोग तो हमको करना ही पड़ेगा। और कंटिन्यूअस टेंस की मजबूरी है, आईएनजी लगाना पड़ेगा मेन वर्ब में। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, हमने आईएनजी तो लगा दिया, परंतु विल मॉडल्स भी है, मॉडल्स है तो बैसाखी चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपको जब भी कभी ऐसी समस्या आती है कि बैसाखी की ज़रूरत हो और आप लगा नहीं पा रहे हो, मेन वर्ब में आपको आईएनजी लगाना हो, तो बी नाम की क्रिया जो बी है, इसका हम बी का प्रयोग हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये बी जो है वर्ब का शुद्ध पहला रूप हो गया, बैसाखी का काम कर लिया, आईएनजी भी हो गया, कुल मिला के ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया। विल ने कहा फ्यूचर टेंस है, आईएनजी ने कहा कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वास ने कहा पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और आई एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं चौथा जो प्रकार है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको परफेक्ट टेंस के भी सारे रूल्स जो मैंने बताया वो लगाना है, और कंटिन्यूअस टेंस के भी लगाना है। तो परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया था, परफेक्ट टेंस में चाहिए हैज़, हैव, हैड, और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले परफेक्ट आया तो आपको पहले परफेक्ट का रूल लगाना पड़ेगा, बाद में कंटिन्यूअस आया तो कंटिन्यूअस की ग्रामर को बाद में बैठालना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे आई हैव कंटिन्यूअस के लिए गोइंग लगाना पड़ेगा। सिंस फार का प्रयोग करते हैं, मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। आई हैव गोइंग ऐसा होगा नहीं, चूँकि हैव जो है, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म जब तक होगा नहीं तो परफेक्ट का जो नियम है वो पूरा नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में बी नाम की वर्ब आती है अपने थर्ड फॉर्म को लेके, और इसका होता है बी वाज बीन, थर्ड फॉर्म हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन गोइंग। और दूसरा एग्जांपल मैं और इसी प्रकार से ले लेता हूँ, आई हैड बीन गोइंग। ये हो गया, केवल हमने सहायक क्रिया को घर चेंज कर दिया है, सहायक क्रिया को चेंज कर दिया है। और अगर मान लो हमको फ्यूचर टेंस में ले जाना है तो फ्यूचर टेंस की मजबूरी है, विल या सेल जरूरी है, तो विल तो आपको लगाना ही पड़ेगा। और विल के बाद में बैसाखी बनाना है तो हैव आपको लगाना ही पड़ेगा। और चूंकि परफेक्ट टेंस भी बनाना है तो हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आपको बीन लगाना पड़ेगा, और फिर कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से, और इनके बाद में सिंस और फार का प्रयोग भी होता है, सिंस ऑब्लिक
फार का प्रयोग करके हम टाइम यहाँ पर दर्शाते हैं। ये हमको करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट आपका ये समझ में आ गया होगा। एक बार दो बार आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं समझता हूँ आपका जो भय है कि अंग्रेजी बहुत कठिन है, आपको सरल लगने लगेगी। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।